हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटी एश्योरेंस। बहुत ही लंबे टाइम से मैं कुछ वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी किसी रीज़न से, बट स्टूडेंट्स के कंटिन्यू मैसेजेस थे तो मेरे पास मैटर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था। मैंने सोचा ये वाला टॉपिक पढ़ा देती हूँ। और क्वालिटी एश्योरेंस वाला टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी बड़ा भी है। इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। वन बाय वन इसमें हम देखेंगे कि इसमें कुछ स्टेप्स हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, अप्रोचेसेस हैं। तो ये प्रिपेयर था, इस वजह से मैंने शॉर्ट्स में इसको डाल दिए हैं, इसके कुछ टॉपिक्स। बट हम डिटेल में आज इसे एक्सप्लेन करेंगे कि क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है। क्वालिटी एश्योरेंस है जैसे एज ए नेम डिनोट क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी मीन्स क्या है? डूइंग इट राइट व्हेन नो वन इज़ लुकिंग। इट मीन्स कि हम क्या दे रहे हैं। जैसे अभी हम नर्सिंग प्रोफेशन से बात करें कि हम किस टाइप की क्वालिटी ऑफ पेशेंट को, किस टाइप की क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। जब कोई नहीं देख रहा है, देख रहा होता है तब तो हम उसे प्रॉपर वे में देते ही हैं केयर, है ना। बट कोई नहीं देख रहा उस टाइम पे भी हम उसे किस लेवल पे क्वालिटी हम उसे प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, डूइंग इट राइट व्हेन नो वन इज लुकिंग। ठीक है, ये तो एक सिर्फ मीनिंग हुआ क्वालिटी क्या होता है। अब हम इसकी देखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन एक, इसको हमने डेफिनेशन को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है जो आपके लिए और भी ईजी होगा। क्वालिटी एश्योरेंस इज एन ऑन गोइंग ये क्या है? क्वालिटी एश्योरेंस है एक ऑन गोइंग सिस्टमेटिक कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज एंड द इम्पैक्ट ऑफ दोज सर्विसेज ऑन द हेल्थ केयर सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, एक तो ऑन गोइंग है और एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। ठीक है, सिस्टमेटिक कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्यूशन की हेल्थ केयर सर्विसेज में एक प्रोसेस है जिसमें हम देख रहे हैं कि जो हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट को, हेल्थ केयर सर्विसेज जो दे रहे हैं, एंड द इम्पैक्ट ऑफ दो सर्विसेज, और उन सर्विसेज का हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या इम्पैक्ट हो रहा है उस सर्विसेज का। वो जो हम क्वालिटी को असेस कर रहे हैं कि हमने जो पेशेंट को केयर दी थी वो किस लेवल पे उसका इफेक्ट दिख रहा है, किस क्वालिटी और किस लेवल पे हमने उसे केयर दी है, उसे हम बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। Once again, I am reading the definition. Quality assurance is an ongoing, systematic, comprehensive evaluation of healthcare services and the impact of those services ऑन दी हेल्थ केयर सर्विसेज। कि हमने जो हेल्थ केयर सर्विसेज दी हैं उसका हेल्थ केयर सिस्टम है, जो सर्विसेज है, उस पर उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ये एक डेफिनेशन थी जिसे हमने ब्रेक कर दिया था। और भी इसकी नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे। नीट वर्ड ने कहा है इट डिफाइन एज द एक्टिविटीज अंडरटेकन टू प्रीडेट एंड प्रिवेंट द पुअर क्वालिटी। इट डिफाइन एज द, इसमें दो अंडरलाइन की, इस पर ध्यान देना। इट डिफाइन एज ऑल एक्टिविटीज अंडरटेकन टू प्रिवेंट द पुअर क्वालिटी। इसमें हम वो क्वालिटी एश्योरेंस में हम देखेंगे कि जो हमने इवेल्यूट करा, हमने कि हमने किस लेवल पे क्वालिटी दी है। ठीक है, एक्टिविटीज़ जो की गई हैं एंड टू प्रिवेंट पुअर क्वालिटी, और जो पुअर क्वालिटी दी गई है उसको हमें कैसे बचाना है। ठीक है, इट डिफाइन एज ऑल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन टू प्रीडेट एंड प्रिवेंट द पुअर क्वालिटी। जो भी एक्टिविटीज़ की गई हैं उसे देखेंगे और हमें प्रिवेंट करना है, बचाना है कि हम उसे पुअर क्वालिटी ना दें। ठीक है, ये दो डेफिनेशन है, आपको जो भी इजी लगे। फर्स्ट वाली डेफिनेशन भी बहुत ही ईजी थी, तो दोनों डेफिनेशन लिख सकते हैं आप एग्जाम में। देन नेक्स्ट हम देखेंगे कंसेप्ट। कंसेप्ट डिफाइनिंग ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस थ्रू वेल रिटन नर्सिंग स्टैंडर्ड एंड द यूज ऑफ दो स्टैंडर्ड एज ए बेसिस फॉर इवेल्यूशन ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ द क्लाइंट केयर। अब कंसेप्ट ये है कि हमने जो भी क्वालिटी, जैसे नर्सिंग केयर्स बनाई गई हैं, है ना, कि इस लेवल पे केयर देनी चाहिए, बहुत स्टडी रिसर्च के बाद, है ना, कि इस लेवल पे इतने डिग्री एंगल पे ये इंजेक्शन होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को मेंटेन किया गया है, प्रॉपर रूल रेगुलेशन को फॉलो किया गया है। तो हमें उनको क्या करना है, फॉलो करना है। जैसे रिटर्न नर्सिंग में रिटर्न है, नर्सिंग स्टैंडर्ड्स को रिटर्न लिखा गया है एंड द यूज़ ऑफ दो स्टैंडर्ड, और जो रिटर्न जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन किए हैं उन स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए क्या करना है, ऑन द बेसिस फॉर इवेल्यूशन एंड इम्प्रूव, और उनको ध्यान में रखते हुए हमें केयर देनी है, ताकि क्या हो कि पेशेंट की जो जो क्लाइंट है उसकी केयर में क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो। मेन फंडा ही हमारा है कि जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं उसको ध्यान में, स्टैंडर्ड को फॉलो करना है, जिससे कि क्या हो, पेशेंट की केयर में, हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो। ये कंसेप्ट है बेसिक क्वालिटी एश्योरेंस का। कंसेप्ट क्या है, क्यों ये बनाया गया है। अब हम इसके देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है क्वालिटी एश्योरेंस के। इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं अकॉर्डिंग टू जॉनस ने दिए, 2000 में दिए। इसमें फर्स्ट है इंश्योर द डिलीवरी ऑफ द क्वालिटी क्लाइंट केयर। हमें वही क्वालिटी एश्योरेंस में हम वही देखेंगे कि जो भी पेशेंट को
केयर डिलीवर की गई है, दी गई है, वो क्वालिटेटिव होनी चाहिए। ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट द एफर्ट्स ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स टू प्रिवेंट द बेस्ट पॉसिबल टू प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट। ज़्यादा से ज़्यादा हमें बेस्ट केयर देनी है, जिससे क्या हो कि बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट मिल सके। वो कब पॉसिबल है? जब हम उसे अच्छे से क्वालिटी केयर प्रोवाइड करेंगे और फिर उसे अश्योर करेंगे, पता करेंगे कि हाँ जो केयर दी गई वो क्वालिटेटिव है या नहीं है। ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं क्वालिटी एश्योरेंस के, और भी हैं, हम देखते हैं। अब नेक्स्ट, जैसे हमने दो फैक्टर, अभी हमने ऑब्जेक्टिव्स देखे, अब देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग क्वालिटी एश्योरेंस। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो क्वालिटी एश्योरेंस को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट, लैक ऑफ रिसोर्सेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट। नॉलेज है, डॉक्टर्स हैं, सब कुछ है ना, सेटअप है, बट क्या है, जो इक्विपमेंट और जो रिसोर्सेज चाहिए जो एक बेटर पेशेंट केयर प्रोवाइड करने के लिए, वो उसमें क्या है, कमी है। तो उस वजह से भी क्या होगा, क्वालिटी ऑफ केयर हम उसे नहीं दे पाएंगे। पर्सनल प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे फिनेंशियल प्रॉब्लम हो, कल्चरल रिचुअल्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, है ना, फैमिली इश्यूज हो, उनकी वजह से भी क्या होता है कि जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, कि वो अदर कल्चर से है वो पर्सन, और वो वेजिटेरियन है, वो नॉन वेज की मतलब नॉन वेजिटेरियन नहीं है। तो उस केस में क्या होता है कि उस टाइम पे ऐसे पेशेंट को कुछ मेडिसिन होती हैं, वो देने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये उस वजह से भी उसकी हेल्थ में जिस लेवल पे जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, तो उसको क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड नहीं हो पाती। तो ये भी एक एग्जांपल हम सोच सकते हैं कि पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से भी क्वालिटी ऑफ केयर पेशेंट को प्रोवाइड नहीं होती। इम्प्रॉपर मेंटेनेंस, एक दिन कोशिश की, सब हुआ, बट हड़बड़ाहट में, या फिर जैसे मान लो बहुत सारे पेशेंट्स का क्राउड आ गया, या प्रॉपर जो भी सिस्टम है वो प्रॉपर मेंटेनेंस में नहीं है, इक्विपमेंट का मेंटेनेंस नहीं है, चीज़ें ख़राब पड़ी हैं, है ना, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उस केस में भी क्या होता है, क्वालिटी ऑफ केयर नहीं प्रोवाइड करवाई जा सकती है। एब्सेंस ऑफ वेल इन्फॉर्म पॉपुलेंस, इसका मतलब क्या होता है कि अब जैसे मान लो क्या अदर पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे मान लो क्या इन्फॉर्मेशन, जैसे गवर्नमेंट की जो भी रूल्स हैं, या गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट जो प्रोवाइड करती है उसकी स्कीम्स हैं, जैसे बुज़ुर्गों के लिए फ्री केयर है, बच्चों के लिए ट्रीटमेंट, ऐसा अलग अलग जो भी है उसके बारे में भी अगर उनको नॉलेज नहीं है, तो वो फिर अपनी बात नहीं रख पाएंगे, और वो क्वालिटी ऑफ केयर लेने के जो हकदार है वो भी केयर नहीं ले पाएंगे। तो इसका मतलब हो गया एब्सेंस ऑफ वेल इन्फॉर्म पॉपुलेशन। देन है एब्सेंस ऑफ एक्रीडिटेशन। एक्रीडिटेशन का मतलब जैसे क्या हो गया कि जो हमारे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए हैं, है ना, नर्सिंग केयर में, कि इस तरीके से जो स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है, उसके अकॉर्डिंग जो केयर प्रोवाइड करनी है, अगर वो नहीं कर पाते हैं, एब्सेंस ऑफ एक्रीडिटेशन, तो उस अगर वो स्टैंडर्ड ही फॉलो नहीं करेंगे तो बेटर पेशेंट केयर कैसे प्रोवाइड करेंगे? ठीक है। तो ये हो गया एब्सेंस ऑफ एक्रीडिटेशन। एब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग द पेशेंट सेटिस्फेक्शन सर्वे। अब हमने पेशेंट को केयर दे दी, पर हमने बात ही नहीं की कि आपको कुछ रिलीफ मिला, नहीं मिला, कितना इम्प्रूवमेंट है, क्या है, पेशेंट की बात ही नहीं जानी। ठीक है, कि हाँ सेटिस्फेक्शन है कि नहीं, इम्प्रूवमेंट है कि नहीं। अगर वो नहीं जानेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने क्वालिटी ऑफ केयर दी है वो इफेक्टिव है या नहीं है ना। तो ये भी एक जानना ज़रूरी होता है। ये कुछ फैक्टर है जो क्वालिटी एश्योरेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। लैक ऑफ नर्सिंग केयर रिकॉर्ड, अगर मान लो रिकॉर्ड्स होंगे, है ना, अगर वो रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे तो नेक्स्ट जब केयर देंगे तो रिकॉर्ड को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, कुछ इंप्रूवमेंट करेंगे, ये इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ये कमियाँ रह गई थी उस समय, है ना, ये कुछ बैरियर्स आए थे। अगर वो रिकॉर्ड्स नहीं है तो फिर क्या होगा, वही जिस गति से जिस तरीके से काम चल रहा है, जो बेटर केयर नहीं मिल रही थी, वही रूटीन क्या होगा, चलता रहेगा। पर अगर पुराने रिकॉर्ड्स और पुरानी हिस्ट्रीज होंगी तो उससे क्या होगा, पेशेंट एक्सपीरियंस करेगा और अपनी नेक्स्ट जो भी केयर प्रोवाइड करेगा पर्सन, नर्स, है ना, तो उसमें क्या होगा, इम्प्रूवमेंट होगा। पर अब वो कहाँ से देखें, अगर वो रिकॉर्ड्स ही प्रॉपर मेंटेन नहीं होंगे तो। ठीक है। देखिए ये जो मैं बोल रही हूँ आपको लाइन समझा रही हूँ, इसमें आपको अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन करना है जो मैं इन ऑन वर्ड्स में बोल रही हूँ। ठीक है। लैक ऑफ इक्विपमेंट नर्स एडमिनिस्ट्रेशन, वही हो गया, सॉरी, लैक ऑफ एडिक्वेट नर्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब क्या होगा, पेशेंट है बट प्रॉपर जो स्टाफ की ज़रूरत होती है वो नहीं है, तो भी क्या होगा, एक पर्सन कितने पेशेंट्स को देखेगा, तो जिस लेवल पे क्वालिटी ऑफ केयर देनी चाहिए थी वो नहीं मिल पाएगी। तो ये सब रीजंस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं, द फैक्टर्स अफेक्टिंग क्वालिटी एश्योरेंस। अब हम नेक्स्ट देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। इसका मैंने शॉर्ट्स में डाला था प्रिंसिपल्स। अब हम इनको वन बाय वन डिटेल में पढ़ेंगे कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। कस्टमर फोकस प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। फर्स्ट है कस्टमर फोकस, म्यूचुअली बेनिफिशियली सपोर्ट, देन
effectual approach to decision making, continual improvement, system approach to management, process approach and involvement of people and next है leadership। ये सारे क्या है प्रिंसिपल्स हैं जिनको हम वन बाय वन अब देखेंगे कि किसमें क्या है। मैं बेसिक जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो आपको एक्सप्लेन बता दूंगी, देन नेक्स्ट आप उसको डिस्क्राइब कर देना। इसमें है द मेनली 8 की प्रिंसिपल। मेनली कौन से प्रिंसिपल थे क्वालिटी एश्योरेंस के? एग्जाम में क्वेश्चन आता है डिफाइन क्वालिटी एश्योरेंस एंड राइट द प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस। ठीक है, इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए बोलते हैं। बेसिक कंसेप्ट हम देख लेते हैं क्या होता है इन 8 प्रिंसिपल में। The mainly 8 key principle of quality assurance. This principle are interconnected and work together to ensure that and the organization deliver high quality services. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या हम किसी एक पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं तो उसको एक ही केयर नहीं, उसको होलिस्टिक एंगल से देखना होता है, देन उसके बेस पे हम केयर प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे क्या होते हैं एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, अब फर्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल था वो है लीडरशिप। लीडरशिप में है इफेक्टिव लीडरशिप इज इसेंशियल फॉर एस्टेब्लिशिंग ए कल्चर ऑफ क्वालिटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक प्रॉपर अगर लीडर है, मेन अगर मैनेज करने वाला है, तो उसके नीचे की सारी टीम क्या होगी, प्रॉपर वे में काम करेगी। इसेंशियल फॉर इस्टेब्लिशिंग ए कल्चर ऑफ क्वालिटी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और वो क्या करेंगे, अगर लीडर ही इफेक्टिव होगा तो क्या होगा कि सारा जो सिस्टम है उसको क्या होगा, प्रॉपर वे में मैनेज होगा, सारी चीज़ें सिस्टमेटिक चलेंगी और पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड की जाएगी, जिससे क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रो होगी और पेशेंट को भी क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड होगी। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया लीडरशिप। लीडरशिप मस्ट है। देन है कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग द कस्टमर नीड्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर डिलीवरिंग हाई क्वालिटी सर्विसेज। की पहले क्या है, जो कस्टमर है, जो पर्सन है, जो पेशेंट है, अंडरस्टैंडिंग एंड मीटिंग द कस्टमर नीड, हमें पहले समझना है कि उसकी नीड्स क्या हैं। ठीक है, उसको क्या रिक्वायर्ड है, नीड्स एंड इम्पॉर्टेंट फॉर डिलीवरिंग हाई क्वालिटी, और उसको किस लेवल पे हमें क्वालिटी ऑफ सर्विसेज क्वालिटी देने की केयर देने की ज़रूरत है, किस लेवल पे उसको उसकी नीड देखेंगे, देन उसके बेस पर हम क्या करेंगे, केयर प्रोवाइड करेंगे। अब जैसे फोकस करना है कस्टमर की नीड क्या, अब जैसे उसने बोला कि मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, पर आप उसको पेन का ना दे के एंटीबायोटिक ही दिए जा रहे हैं, तो पहले जो पेशेंट की जो नीड है उसको उस पर फोकस करना है कि क्या चीज़ है। जैसे हमने उसको मसाज थेरेपी दे दी, डाइवर्शन, वो इम्पोर्टेंट है ना, तो उसकी फोकस, उसकी जो नीड है ना, उसको समझना है, देन उसके बेस पर क्या करना है, हमें उससे क्वालिटी डिलीवर करनी है, क्या डिलीवर, हाई क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। फिर नेक्स्ट है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। इसमें हम देखेंगे employees at all levels should be involved in and quality assurance efforts to ensure that everyone is वर्किंग टूवर्ड्स द सेम गोल। अब जैसे मान लो एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, एक हॉस्पिटल है, उसमें क्या होता है कि सिर्फ डॉक्टर ने मेडिकेशन कर दिया तो काम खत्म हो गया, नहीं, उसके पीछे पूरी एक टीम है, लैब वाले हैं, रिसेप्शन पे हैं, अकाउंटिंग सेक्शन है, ठीक है, उसके बाद नर्सिंग केयर हो गया, रेडियोलॉजिस्ट हो गए, लैब टेक्नीशियन, ये सारे जो हैं इन सबको पता है कि क्या होता है, इन सब के एफर्ट्स होंगे तभी क्या होगा कि एक गोल को अचीव कर पाएंगे, कि पेशेंट को प्रॉपर केयर दे पाएंगे। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, इसमें फिर से समझना है कि एम्प्लॉयज़ एट द ऑल लेवल, सारे लेवल जो मैंने अभी बोले वो सारे लेवल पे जो भी एम्प्लॉयज़ हैं शुड बी इन्वॉल्व, वो सब इन्वॉल्व होंगे किसमें, क्वालिटी एश्योरेंस एफर्ट्स की, क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करने में ये सारी टीम लगेगी, तभी जाके क्या होगा, एक प्रॉपर क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड कर पाएंगे या उसकी गोल को फुलफिल कर पाएंगे कि पेशेंट की हेल्थ क्या बने प्रॉपर, या फिर से क्या हो, ऑन ट्रैक आ जाए, है ना। तो इसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल यानी एक ही पर्सन से नहीं है, पूरी टीम इन्वॉल्व होगी तभी जाके क्या होगा, ये काम सक्सेसफुल होगा, तभी हम क्वालिटी ऑफ केयर पेशेंट को प्रोवाइड कर सकेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस अप्रोच हो गया, जैसे ए प्रोसेस अप्रोच इन्वॉल्व द अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग द प्रोसेसेस यूज्ड टू डिलीवर सर्विसेज। यहाँ अंडरस्टैंड करना है और मैनेज करना है कि क्या क्या प्रोसेस, जैसे पेशेंट आया, रिसेप्शन पे आया, रिसेप्शन से प्राइमरी चेकअप से वो सेकेंडरी चेकअप जिसमें मेन डॉक्टर चेक करता है, देन उसको डॉक्टर मेडिकेशन वगैरह प्रिस्क्राइब करता है जो नर्स लिखती है, देन वो वहाँ से मेडिकेशन लेते हैं। तो ये पूरी एक प्रोसेस है, ठीक है। अगर ये प्रॉपर वे में नहीं होगी तो चीज़ें क्या होंगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। तो जो प्रॉपर वे में एक प्रोसेस के साथ जो केयर प्रोवाइड होनी चाहिए उसमें क्या होगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा। तो जो सर्विसेज हैं, जो प्रोसेस है उसके थ्रू क्या होगा कि सर्विसेज डिलीवर करेंगे पेशेंट को, जिससे हम क्या करेंगे, क्वालिटी ऑफ केयर पेशेंट को दे पाएंगे, जिसमें कोई बैरियर भी नहीं होगा
और कोई दिक्कत नहीं होगी। जनरली क्या होता है हॉस्पिटल में, जैसे लोग जाते हैं तो आपने तो यहाँ बोला था घूमते रहते हैं, इधर से इधर भागते रहते हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर प्रोसेस को मेंटेन नहीं करते, जिसमें पर्सन भी परेशान होता है, पेशेंट भी परेशान होता है, फैमिली और सिस्टम भी पूरा डिस्टर्ब होता है। तो एक प्रोसेस अप्रोच होनी ज़रूरी है, एक प्रिंसिपल है कि एक प्रोसेस होनी चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। मैं जो भी छोटे मोटे एग्जांपल देती हूँ, अगर मान लो आप बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे हैं तो एक स्पेसिफिक एग्जांपल को लेके भी आप लिख सकते हैं, देन उसके ऊपर आप बात करेंगे, लिखेंगे, देन उससे क्या होगा, आपका एग्जाम में आंसर भी एलाबरेट हो जाएगा और चीज़ कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि आप बेसिकली कहना क्या चाहते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट है सिस्टम अप्रोच टू मैनेजमेंट। अब इसमें देखेंगे वही सेम सिस्टम अप्रोच मैनेजमेंट। दिस सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट इन्वॉल्व द कंसिडरिंग द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। ठीक है, पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पूरे एक सिस्टम को चला रहा है। दिस अप्रोच रिकॉग्नाइज दैट चेंज इन द वन एरिया कैन इम्पैक्ट अदर एरिया एंड सीक टू अंडरस्टैंड एंड मैनेज दिस इंटरेक्शन। कि अगर एक चीज़ इन्फ्लुएंस हुई तो पूरा सिस्टम क्या होगा, अगर एक चैन में डिस्टर्ब हुआ, अगर मान लो कि पेशेंट का एडमिशन प्रोसेस थी, अगर उसमें ही कुछ गड़बड़ हुआ तो क्या होगा, फिर पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। या फिर अगर डॉक्टर ने मेडिकेशन लिखा पर प्रॉपर नर्स तक नहीं पहुंचा, पर पेशेंट को जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। तो कहना है कि जो पूरा सिस्टम चल रहा है, अगर उसमें एक भी पॉइंट या एक भी फैक्टर कम, एक भी पॉइंट अगर वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है तो उससे पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा। और सिस्टम तो होगा ही होगा, साथ में क्या होगा, जो पेशेंट को जो क्वालिटी ऑफ केयर और जो मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिलेगी, तो वो मैनेजमेंट पे भी इम्पैक्ट होगा और क्वालिटी ऑफ केयर पे भी इफेक्ट होगा। ठीक है। दिस सिस्टमेटिक अप्रोच टू मैनेजमेंट इन्वॉल्व द कंसिडरिंग द ऑर्गेनाइजेशन एज a whole. This approach recognizes that change in the one area can impact the other area and seek to understand and manage the interaction. ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम, अब कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। इट इन्वॉल्व द ऑनगोइंग एफर्ट्स टू इम्प्रूव प्रोसेस एंड सर्विसेज। कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट, जैसे मान लो कोई एक न्यू सिस्टम है या ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें क्या होगा कि देखेंगे कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं, कहाँ हमारे बैरियर्स आ रहे हैं, किन क्या क्या गलतियाँ रही, उसको क्या करना है, इम्प्रूव करना है, ताकि नेक्स्ट में वो प्रॉब्लम ना हो। अगर अपनी जो मिस्टेक्स हैं, ठीक है, उसको अगर उस पर काम किया जाएगा तो नेक्स्ट क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन भी स्मूथ चलेगा। देन पेशेंट को क्या होगा, जो भी पर्सन आया है ऑर्गेनाइजेशन में, उसको क्वालिटी ऑफ केयर भी प्रोवाइड होगी। तो एक क्या होता है, कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है कि अगर बार बार गलतियाँ हो रही है और उस पर सुधार नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन भी इम्प्रूव होगा, पेशेंट को भी केयर प्रोवाइड नहीं होगी और उससे जो इमेज है ऑर्गेनाइजेशन की वो भी स्पॉइल होगी। तो कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत होती है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। देन है म्यूचुअली बेनिफिशियल सपोर्ट। म्यूचुअली मतलब बेनिफिशियली सपोर्ट, म्यूचुअली ना आपसी समझौते के साथ। इट इन्वॉल्व द वर्किंग विथ स्टेक होल्डर्स टू अचीव द कॉमन गोल। कि हाँ, जैसे ये एक दूसरे का जो काम है कि ये हो गया, जैसे लैब टेक्नीशियन ने अपना काम कर दिया, रेडियोग्राफर ने, तो इन लोगों के जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, एक नर्स नहीं है, दूसरी नर्स ने उसको मैनेज कर ली, जिससे क्या होगा कि पेशेंट को केयर प्रोवाइड हो रही है, उसका काम नहीं रुक रहा है ना। तो म्यूचुअली एक दूसरे का सपोर्ट भी होना ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है तो, या फिर पेशेंट को क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करनी है तो थोड़ा सा म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है factual approach to decision making. A factual approach to decision making involves the using data, evidence and fact to inform decision. This approach ensures that the decision are based on objective information rather than the personal opinion or the biasness. इसका मतलब ये कहना है कि जो भी डिसीजन मेकिंग लिया गया है वो पहले के जो डेटा है, पहले के जो एविडेंस है, जो फैक्ट है, उनको ध्यान में रख के लिया गया है डिसीजन। ऐसा नहीं है कि हाँ पेशेंट को देख लिया, उसकी बात सुन लिया, इमोशनल होके ले लिया। तो जो भी ऑब्जेक्टिव बनाए हैं कि हाँ हमें पेशेंट की इस पॉइंट पे काम करना है, उसको ठीक करना है या उसको ये केयर प्रोवाइड करनी है, तो उसमें अगर कुछ दिक्कत आ रही है या जज नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें क्या करेंगे उस टाइम पे, कि जो पुराने डेटा है, रिकॉर्ड से, जो एविडेंस है, फैक्ट्स है, जो रिसर्च है, उस पर ध्यान देंगे कि अब करना क्या है ऐसे, ना कि हम क्या करेंगे कि इन्फॉर्म रादर देन द पर्सनल ओपिनियन और बायसनेस, कि नहीं इससे मेरी बनती नहीं है मुझे, या इससे मेरे को प्रॉब्लम है उसकी बात को, जैसे एक डॉक्टर है दूसरे डॉक्टर की बात को जैसे
अगर सही लग रहा है कि हाँ ये डॉक्टर सही बात कर रहा है, विद फैक्ट्स कर रहा है, तो उस बात को फॉलो करेंगे, जिससे क्या होगा कि पेशेंट को जो मिलना चाहिए केयर वो मिल जाएगी। पर अगर एक दूसरे को अपोज करेंगे कि एक पर्सनल ओपिनियन या किसी बायसनेस के कारण या कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो उन लोगों के बीच में, उसके कारण अगर वो अपनी बात रखने के लिए इस तरीके से करेंगे, तो क्या होगा, जो एक इफेक्टिव केयर मिलनी चाहिए पर्सन को वो तो नहीं मिल पाएगी। तो ये क्या है, फैक्चुअल अप्रोच टू डिसीजन मेकिंग, कि जो भी डिसीजन लिया गया है वो प्रॉपर प्रीवियस डेटा, एविडेंस और फैक्ट के बेस पे लेना चाहिए, ना कि किसी बायसनेस को या कोई पर्सनल ओपिनियन को ध्यान में रखते लेना चाहिए। तो ये वाले जो थे क्वालिटी एश्योरेंस के हमने टॉपिक देखे, फैक्टर्स देखे, प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस देखा, देन डेफिनेशन हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। अब नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अप्रोचेस फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम। ये अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करूँगी। अप्रोचेज हैं जिसको मैंने शॉर्ट्स में तो डाल दिया था, बट इनको वन बाय वन मैं एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, अप्रोचेज हो गई। देन अप्रोचेस फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, जिसको बहुत इजी तरीके से डिफाइन भी किया है मैंने। तो ये अब हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको ये मेरे वीडियो समझ में आ रहे होंगे, मेरी क्लास। अगर नहीं समझ में आते हैं या कोई डाउट हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।